Namaste everyone. I hope you all are very good. तो आज आपकी मुलाकात करानी है एक ऐसे सेल्फ अवेकन्ड यंग मैन से जो पेशे से एक इंजीनियर है, लेकिन उनका जो कंट्रीब्यूशन है एनवायरनमेंट के लिए वो एग्जाम्पलरी है। और ये सच है कि जो आपकी जिम्मेदारी है अपनी सराउंडिंग के प्रति, अपने एनवायरनमेंट के प्रति, उसको बहुत सारे लोग समझते नहीं, या हर कोई दूसरे से एक्सपेक्ट करता है या ये सोचता है कि ये किसी एनजीओ की जिम्मेदारी है या किसी गवर्नमेंट बॉडी की जिम्मेदारी है। बट द फैक्ट इज जिम्मेदारी हमारी है। तो ऐसे एक शख्स से मुझे आपको मिलाना है आज, और नाम बहुत लोकप्रिय हो चुका है अब उनका, और उन्हें हम जानते हैं द पॉन्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से। तो स्वागत है आपका। थैंक यू। द पॉन्ड मैन ऑफ इंडिया, रामवीर तंवर जी। थैंक यू सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड गिविंग अस टाइम। थैंक यू। एक्चुअली मैं पिछले काफ़ी समय से रामवीर से संपर्क कर रही थी बट ही इज़ इन अ वे वेरी बिजी, क्योंकि बहुत सारे गवर्नमेंट एसोसिएशंस के साथ वो काम कर रहे हैं, बहुत सारे एनजीओज के साथ काम कर रहे हैं, स्वच्छ भारत मिशन के वो एम्बेसडर हैं, तो बहुत बिजी रहते हैं। तो शुरू करते हैं हम आपका आज का अपना कॉन्वर्सेशन। तो रामवीर, सबसे पहले स्वागत है आपका बहुत बहुत हमारे स्टूडियो में। तो शुरू करते हैं अपनी पॉजिटिव टॉक। सबसे पहले तो मुझे आप बताइए अपनी बिलोंगिंग्स, कहाँ से हैं आप, और अपनी एजुकेशन के बारे में। मैं गौतम बुद्ध नगर, जिसमें अभी हम बैठे हैं जी, इसी का एक गांव है डाढ़ा। तो ये जेवर वैसे अभी कॉन्स्टिट्यूंसी में, बट लेकिन हमारी तहसील है सदर। तो ये सदर तहसील का एक गांव है। हालांकि अभी गांव जैसे बचे नहीं है यहाँ के गांव। तो आप बहुत फेमस एयरपोर्ट वाले एरिया के हाँ, निवासी हो गए हैं। एयरपोर्ट के नज़दीक वाले लोग हम हो गए हैं, और उसके फायदे नुकसान दोनों ही हैं, हालांकि हुए हैं लोगों को। और मैं गांव में ही पला बड़ा हूँ। डाढ़ा गांव में ही मेरा जन्म भी हुआ है। डाढ़ा गांव में ही मैंने पढ़ाई भी की है, गांव के ही सरकारी स्कूल से। और उसके बाद मैंने बीटेक किया मैकेनिकल इंजीनियर से, और एमएनसी में जॉब भी किया। ये सब कुछ करने के बाद फिर धीरे से इस फील्ड में आया हूँ। हाँ, तो मैं सवाल यही है कि ये ट्रांजिशन कैसे हुआ, ये अवेयरनेस कैसे आई? ट्रांजिशन का देखिए, जब हम करियर शुरू करते हैं 12th के बाद 10th के बाद, तो गांव में आज भी कोई ऐसा गाइड करने वाला है नहीं कि आपको कौन सा कोर्स करना चाहिए। राइट। है ना। हम कोर्स जो सेलेक्ट करते हैं वो इस तरह से करते हैं कि मेरे मामा के लड़का क्या कर रहा है ना, बुआ का लड़का क्या कर रहा है, या अभी कौन कौन से कोर्स चल रहे हैं, या नियर बाई अवेलेबल कोर्स क्या है। तो हमें कोई ये बताने वाला नहीं होता है कि एनवायरनमेंट भी कोई फील्ड होता है ना। हमें कोई ये नहीं बताने वाला होता कि कौन कौन से इस तरह के फील्ड्स हैं जहाँ पे आप 12th के बाद जा सकते हैं। तो सब क्योंकि मेरे एक दो दोस्त थे, वो उन्होंने बताया कि मैकेनिकल इंजीनियर का आजकल ट्रेंड चल रहा है, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लिया। तो दैट वाज द वे कि हाउ आई गेट एंटर्ड इन बीटेक मैकेनिकल। 10 साल पहले तो एक्चुअली एनवायरनमेंट के प्रति इतनी जागरूकता शायद थी भी नहीं। हाँ, जागरूकता तो एनवायरनमेंट के प्रति देखो हमेशा यही समझा जाता है कि वो एक एलिट क्लास के लोगों का ही एक सब्जेक्ट रह गया। ये अब क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, अर्बन हीट आइलैंड्स, AQI, ये सारे ऐसे टर्म्स हैं, और इस तरह से इनको बना दिया गया है कि आम आदमी के पल्ले ही ना पड़े कुछ, है ना। ये सिर्फ या तो बहुत अच्छे स्कूल के बच्चे ही इन चीज़ों को सीख सकते हैं, क्लाइमेट चेंज को, ग्लोबल वार्मिंग को, या फिर जो है वो सिर्फ टीवी और अखबारों की और इंग्लिश अखबारों की एक वो रह गई है ना। तो वो सारी चीज़ें हैं। लेकिन जब मैंने बीटेक में एडमिशन ले लिया और 1-2 साल मैंने कॉलेज किया, तो हुआ क्या कि गांव से बाहर निकलने का मौका मिला, है ना। मुझे याद है मैं यहाँ भंगेल आता था डेली अपने गांव से, जो कि मेरे घर से पड़ता था अराउंड 30 किलोमीटर। तो पीली वाली बस चलती हैं इधर गौतम बुद्ध नगर में,
तो डेली वहाँ पीली वाली तो बस कैब्स काफी चलने लगी, अब पहले कैब नहीं। चल गई है। हाँ, तो पीली वाली बस में बैठ के इधर, और शाम को क्योंकि पास बना हुआ था वो, तो कितना भी घूमो उसमें पूरे दिन। तो उसमें मैं जाता था। तो जब आप डेली जब 30 किलोमीटर जाते हैं तो आपको बस में ना अलग अलग लोग मिलते हैं, है ना। आप आते टाइम भी बहुत सारे लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं, जाते टाइम भी बहुत सारी बातें सुन रहे हैं, एक्सपोजर आपको मिला। तो वहाँ से मुझे पता चला कि यार ये एनवायरनमेंट का फील्ड भी एक अच्छा है, और अंदर की एक फीलिंग थी, तो उसको कहीं ना कहीं बाहर निकलने का मौका मिला। जब मैं बीटेक कर रहा था तो एक पॉकेट मनी की ज़रूरत होती है। अब घर वाले क्या करते हैं अक्सर, मैं नहीं, मेरे सारे दोस्त इस चीज़ से कहीं ना कहीं, हमने भी आपने भी फेस किया होगा कि कॉलेज की फीस तो चलो वो एक खुशी खुशी दे देते हैं प्राउड के साथ, लेकिन आजकल है क्या ना, जितना कॉलेज का फीस है उतना ही एक्स्ट्रा खर्चा भी आ जाता है ना। वो कहीं ना कहीं नहीं मिल पाता है, और फिर हम स्ट्रगल करते हैं उस चीज़ के लिए। तो मैंने वो मांगने की बजाय मैंने अपना ट्यूशन सेंटर चालू कर दिया कि मैं बीटेक भी करूँगा, साथ में अपने लिए अर्निंग भी करूँगा। तो मैं अच्छा खासा कमा भी लेता था, है ना। मतलब मैं महीने का उस समय पे बीटेक कर रहा था और 25-30 हज़ार रुपये महीने का कमा लेता था, है ना, क्योंकि इतने सारे बच्चे मेरे साथ आ गए थे। और तो वो मेरी पॉकेट मनी के लिए दैट वाज इनफ, है ना। दूसरा रीजन ये भी था कि मैं जब बीटेक के फर्स्ट ईयर में ही था तो तभी मेरी शादी हो गई थी, मतलब जस्ट आफ्टर स्कूल मेरी शादी हो गई थी। तो फिर एक कहीं ना कहीं मैं एक पारिवारिक इंसान बन चुका था, एक जिम्मेदार इंसान बन चुका था। तो मुझे खुद अच्छा नहीं लगता था घर वालों से पैसे मांगना, तो मैं एक उतना तो कमाना फिर मेरी जिम्मेदारी था। तो ये दोनों एक तरह से बोझ, या इसको कह सकते हैं पैशन कह सकते हैं। हालांकि हो क्या रहा है समाज में, 90% लोग जैसे शादी होती है तो वो पढ़ाई को वहीं पे स्टॉप कर देते हैं, या फिर आगे की वो पढ़ाई नहीं करते हैं। तो दैट वाज आल्सो एक न्यू थिंग कि मेरे बाद नहीं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चलो करते हैं ये। 2 साल करने के बाद जब मैं बच्चों के साथ में पढ़ा रहा था, बच्चों को पढ़ा, तो वहाँ पे ये डिस्कशन होना शुरू हुआ था। जैसे सबसे पहले मुझे डिस्कशन याद है, वो डिस्कशन ये था कि हम एक विकास नाम उस स्टूडेंट का नाम था, उसने पूछा भाई हम साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा ये सब पढ़ तो रहे हैं, लेकिन ये कभी काम आने वाले भी हैं कि नहीं आने वाले। मैंने कहा अभी तो मेरी लाइफ में काम नहीं आए। हाँ, इतना काम जरूर आ रहा है कि मैं तुमको पढ़ा के पैसे ले रहा हूँ उससे, और यही शायद काम आता है लोगों के। लेकिन मैंने उनको समझा कि ये सिर्फ ब्रेन डेवलपमेंट करने के लिए सारी चीजें हैं, है ना। इससे आपको ऑल्दो ये नहीं करेंगे तो ब्रेन डेवलप नहीं होगा और आगे भी कुछ नहीं सीख पाएंगे हम। बट हमारा क्वेश्चन ये था कि क्या डेली लाइफ में ये यूज होता है। तो सवाल था कि भाई डेली लाइफ में यूज होने वाले भी सब्जेक्ट हैं जिनको हम पढ़ रहे हैं, जैसे EVS है, एनवायरमेंटल स्टडी है, तो आप उसको पढ़ रहे हैं, उसमें सेम लिखा हुआ है वाटर कंजर्वेशन, क्लाइमेट चेंज, एनवायरनमेंट कंजर्वेशन, कैसे पानी बचाना है, कैसे रिसाइकल करना है, कैसे इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी बचानी है। तो ये तो डेली लाइफ का ही है, हम डेली सारी चीज़ें करते हैं। तो वहाँ से ये टॉपिक निकला था कि ठीक है चलो हम इससे सीख के कुछ ना कुछ करते हैं। तो हमने गाँव के लेवल पे ही दीवारों पे लिखना शुरू किया था कि भाई कैसे हम पानी बचा सकते हैं, या हम कितना पानी बर्बाद करते हैं डेली, उसमें से कितना हम बचा सकते थे, वो सारी चीज। तो हमारी वो सिर्फ वीकेंड की एक्टिविटी थी। वीकेंड की एक्टिविटी इसलिए था क्योंकि अगर मान लो किसी दिन बीच में ये हम काम करने लगते बच्चों के साथ, तो पेरेंट्स का, हालांकि बहुत सारे पेरेंट्स का बाद में भी यही था कि पेरेंट्स का यही रहता कि भाई हम ट्यूशन फीस दे रहे हैं आपको पढ़ने के लिए, आप इनको इस तरह की एक्स्ट्रा कैरिकुलम एक्टिविटीज में डाल दे रहे हैं, है ना। और सबका मोटिव यही होता है, मैं भी अगर अपने बच्चों को भेजूंगा तो मेरा भी वैसा ही रहेगा। तो वो था हम संडे में सारे काम करते थे। लेकिन वो संडे की जो एक एक्टिविटी थी खेल खेल में, मुझे भी नहीं पता चला कि वो कब सीरियस में उसके लिए इतना हो गया, कब फिर मैंने वो उसके लिए MNC जॉब भी छोड़ दी और कब मैं फुल टाइम इसमें आ गया। तो दैट वाज द इग्निशन, यू कैन से कि वो ट्यूशन से शुरू हुआ था बट वो करियर में चेंज हो गया। पैशन और एक तरह की अवेयरनेस, अवेकन हो गए आप कि हाँ ये सच में ये ज़्यादा फ्रूटफुल चीज़ है, या आपको ज़्यादा सेटिस्फैक्शन दे रही है। अच्छा, आप जैसे गांव से आपकी बिलोंगिंग है, तो आपने तो ये सब चीज़ें, पॉन्ड्स क्या बोलते हैं गांव में, तालाब जौहड़ जो वो होते हैं, तो ये सब चीजें तो बचपन से हिस्सा रही हैं आपके लाइफस्टाइल की। तो क्या बचपन से आता था आपको ऐसा फीलिंग कि इस का कुछ हाँ बिल्कुल, बचपन से देखो मेरी जो चाइल्डहुड मेमोरीज हैं वो तालाबों और नहरों की हैं, क्योंकि मैं स्कूल के बाद जो जिम्मेदारी थी मेरी,
गांव में हर किसी की एक जिम्मेदारी होती है। तो मेरी जो जिम्मेदारी थी कि जैसे आपको स्कूल से वापस आना है, अपना बैग रखना है, अपना कपड़े वपड़े बदलने और भैंस खोल के वापस जाना है, जंगल में लेके जाना है। तो चराने के लिए। हाँ, और मैं अकेला ऐसा काम नहीं कर रहा था, गांव में मेरी हम उम्र के सब बच्चे यही कर रहे थे। तो मैं मतलब कोई स्पेशल चाइल्ड नहीं था। तो हम वो जाते थे डेली और भैंसों को जो है खिलाया। उसका रूटीन ऐसा होता था कि बीच में ना खेत जहाँ पे भैंसों को चराने ले जाते थे, और हमारे गांव के बीच में नहर पड़ती है। तो जब छोटे छोटे थे हम, तो वो नहर क्रॉस करनी पड़ती थी। हम पुल से ना जाके नहर से जाते थे, बहुत शॉर्ट पड़ता था वो रास्ता। तो जब वो नहर क्रॉस करनी पड़ती थी तो हमें भी क्रॉस करना पड़ता था, और उतने छोटे थे कि बहाव में ना वो क्रॉस नहीं कर पाते थे हम कई बार। तो हमारी एक ही प्रैक्टिस थी डेली, भैंस पार करेगी तो हम भी पूंछ पकड़ के पार कर लेंगे। और वो डेली का रूटीन यही था, जैसे भैंस ने पकड़ा उसकी पूंछ पकड़ ली। गांव के बच्चों का बचपन में देखती हाँ, हूँ, बहुत एडवेंचरस होता है। और उसमें डर रहता था कपड़े भीगने का, तो हम अपने पूरे कपड़े निकालते थे। एक राफ्ट उसमें बांधा, मतलब वो सीमेंट के कट्टे का बैग था जिसमें 2-3 किताबें भी रहती थी उस दिन के होमवर्क की। तो उसमें डाला, एक हाथ में वो ऐसे पकड़ लिया और एक हाथ में पूंछ पकड़ ली, और वो उसमें कई बार डर ये भी रहता था भैंस बीच में रुक गई पानी पीने को। भैंस ने लेट गई, भैंस हम भी लेट गए। तो दैट वाज, तो वहां से तैरना सीखा। अच्छा, है ना, मतलब आई एम वेरी प्राउड कि मुझे बहुत अच्छा तैरना आता है। बट वो तैरना, ज्यादातर गांव के बच्चों को मैंने देखा है, उन्हें तो जरूरत नहीं है ट्रेनिंग की वो। और मेरे साथ के सब बच्चों को तैरना आता है, और किसी ने भी स्विमिंग पूल से तैरना नहीं सीखा है, सबने उसी नहर से तैरना सीखा है। वही होते हैं, है ना, जो रियल उसी नहर से तैरना सीखा है। बट अनफॉर्चुनेटली, और ये बहुत ही दुखद बात है, आज उस नहर में अगर मैं हाथ लगा दूं ना, मुझे इन्फेक्शन हो जाएगा। वही पानी है, वही नहर है, वही सराउंडिंग्स है, बट अब उसमें ना पानी की बजाय जितने भी सेक्टर डेवलप हुए, सोसाइटीज डेवलप हुई, सबका जो आउटलेट था वो उस नहर के साथ कनेक्ट कर दिया गया। तो हम इस रूम में बैठे हैं, तो हमें लग रहा है कि मैंने यहाँ से जस्ट फ्लैश किया अपना टॉयलेट वॉशरूम में और मेरी जिम्मेदारी खत्म, या मेरा वेस्ट खत्म। लेकिन वो वेस्ट ऐसे नहीं खत्म हो रहा है, वो वेस्ट नीचे सेप्टिक चैम्बर्स में जा रहा है, फिर वो नाली में जा रहा है, ड्रेन में जा रहा है, नहर में जा रहा है, नहर से फिर वो नदी में जा रहा है, नदी से समुद्र में जा रहा है। ये कहीं पे खत्म नहीं हो रहा है, क्योंकि STPs हैं हमारे शहर में, बट वो उतने कारगर ही नहीं है। और नंबर ऑफ STPs भी बहुत है ना, कैपेसिटी के अकॉर्डिंग नहीं है वो, है ना, आधी कैपेसिटी के भी नहीं है, और वो भी उतने चलते नहीं। ये हमारा इशू है। तो अब उसमें पानी का कोई सोर्स नहीं है, अब उसमें सिर्फ हमारा जो वेस्ट है, ह्यूमन वेस्ट है, वही फ्लो होता रहता है पूरे दिन। तो अब उनको देख के बहुत लगता है। तालाबों की ये भी एक कहानी है। तो जब मैं खुद 12th करके बीटेक में पहुंचा, तो तब ये स्थिति आने लगी थी, है ना, ये स्थिति हो गई थी लगभग। तो उसको देख के बड़ा दुख लगता था कि यार यही नहर थी 10 साल पहले जिसमें हम नहाते थे, और यही नहर है 10 साल बाद में। तो ये जो डेवलपमेंट है ना, इसको बहुत सारे लोग जो पुराने हैं वो डेवलपमेंट को दूसरी नज़र से भी देखते हैं। ये डेवलपमेंट ना एनवायरनमेंट की कॉस्ट पे हुआ है ना। हम चाहे इसको कितना भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर लें, बट सस्टेनेबल डेवलपमेंट है नहीं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट कुछ भी नहीं है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट ही नहीं करता। नहीं, छोटा सा एग्जांपल आप देखिए ना, ये जैसे वेट और ड्राई वेस्ट हमारी सोसाइटी में भी शुरू हुआ, बट नोबडी इज फॉलोइंग। हाँ, सब एक ही जगह डाल दे रहे हैं, गीला और सूखा कूड़ा। पूरे शहर की सारी वाटर बॉडीज खत्म कर दी पूरे। तो वो था। तो आई विल कम बैक टू द क्वेश्चन कि ये इस तरह से शुरू, और ये मेरा वाटर बॉडीज के साथ इस तरह का ये एक डीप कनेक्शन था। अभी भी जब मैं बहुत सारे गाँव में राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश में जाता हूँ, तो वो बहुत देख के ना भावुक हो जाता हूँ मैं कि वहाँ पे आज भी वैसे तालाब हैं जहाँ बच्चे नहा रहे होते हैं, जहाँ बच्चे पूंछ पकड़ के घुस रहे होते हैं। तो वहाँ पे उनको देख के आज भी अच्छा लगता है। तो जब मैं किसी तालाब को ऐसा बना देता हूँ कि उसमें बच्चे नहा सकें, तो वो वाली मेरी मेमोरी रिकॉल हो जाती है कि हाँ, अब ये शायद उस लायक है, तो अब यहाँ के बच्चे वो एंजॉय कर पाएंगे। अच्छा रामवीर, बेसिक प्रोसेस क्या है आपके काम करने का? लाइक कैसे आप ढूंढते हैं पॉन्ड को, फिर उसको रेस्टोर करते हैं? देखो, तालाब को ना ढूंढने का बहुत सारे तरीके हैं। कई बार हम तालाब को ढूंढते हैं, कई बार तालाब हमें ढूंढता है। वो कैसे उस तरह का है, क्योंकि आप सपोज यू आर एक सरपंच ऑफ विलेज, है ना, और आजकल सारे सरपंच भी
सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, है ना, वो हमें भी फॉलो करते हैं, उनको कहीं ना कहीं से पता भी चलता है। तो कई बार सरपंच हमें ढूंढते हैं कि यार मेरे गांव में, मैं बहुत सारे सरपंच जब बनते हैं ना तो वो कुछ कर गुजरने की तमन्ना होती है उनमें, है ना, जब और स्पेशली जब यूथ के सरपंच बन रहे हैं, बहुत मेहनती होते हैं वो। अच्छा। हर जगह, मतलब ऐसा नहीं है कि सब जगह वो खाने वाले हैं या भ्रष्टाचारी है, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो बहुत कुछ करना चाहते हैं एज ए सरपंच या ग्राम प्रधान भी कहते हैं। बहुत जगह वो हमें सर्च करते हैं कि हमने आपके बारे में बहुत सुना है, बहुत पढ़ा, प्लीज हेल्प अस। तो हम, एक तो वो हो गया कि वो तालाब हमें ढूंढता हुआ आया है ना। दूसरी जगह कई बार मान लो आप यूएस में रहती हैं और आपने बोला कि मैं अपने गांव के लिए कुछ करना चाहती हूँ, है ना, मैं यहाँ से उसको स्पॉन्सर करूंगी, आई विल स्पॉन्सर यू, अच्छा, और आप मेरे गांव के तालाब को साफ कर दीजिए, प्लीज करवा दीजिए। तो तब भी वो एक तरीका है। तीसरा, तो ऐसे कई किए हैं आपने? बहुत सारे ऐसे ही आते हैं तालाब, है अच्छा, ना, अच्छा। क्योंकि देखिए सब अपने अपने गांव के लिए कुछ करना चाहते हैं। या फिर सपोज करिए आप भगवान की कृपा से आप जो एक बहुत अच्छे पद पे बैठी हैं आज, आप कोई एडिशनल सेक्रेटरी हैं, आप कोई किसी कंपनी की डीजीएम है, तब आपको याद आ रही है कि मैं अपने गांव के लिए कुछ करना चाहती हूँ, तो वो खुद मान लो ना करे, लेकिन वो ग्रुप बना के लोगों से सपोर्ट करा सकती है ना। तो दीज आर द वे कि लोग कैसे सपोर्ट कर सकते हैं। या कॉर्पोरेट, कई बार कॉर्पोरेट होता है कि मेरी कंपनी है, उसका हमारा एक प्लांट है गाजियाबाद में, और हम चाहते हैं कि गाजियाबाद में हम 1-2 तालाब अडॉप्ट कर लें। अच्छा, क्या आप उनको रिस्टोर कर पाओगे? दैट आर द वेज की हाउ वी आइडेंटिफाई दिस सपोर्ट। हाँ, तो हम फिर विजिट करते हैं, तालाब का एक प्रपोजल बनाते हैं, की इश्यूज देखते हैं, एक पूरा उसका बजट बनाते हैं, एस्टिमेशन डेवलप करते हैं, टाइमलाइन उसकी फ्रेम करते हैं, तब जाके उसका रेस्टोरेशन। तो दिस इज द वे हाउ वी फाइंड दीज पॉइंट्स। अच्छा, अप्रॉक्स बजट कितना आ जाता है? बजट का देखिए ना, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, क्योंकि तालाब आपने देखा होगा बहुत छोटे भी है, बहुत बड़े भी है। तालाब बहुत कम गंदा भी है, बहुत ज़्यादा गंदा भी है, कम गहरा भी है, ज़्यादा गहरा भी है। वो तो तालाब को जब हम विजिट कर लेते हैं उसी के अकॉर्डिंग ही। नहीं तो आप पहले वो मशीनों से सफाई कराते हैं तालाब की? नहीं, उसमें दोनों ही रहते हैं, मैनुअल भी रहता है, मशीन भी रहता है। और आसपास से उसको फिर आप कंक्रीट से कराते हैं क्या, बॉर्डर्स उसके, या कैसे? नहीं, हम कोशिश करते हैं कि कम से कम कंक्रीटाइजेशन हो। अच्छा, ज़्यादा से ज़्यादा वो घास से भरे हुए हो, चारों तरफ घास तो लगा आप वो डिस्पोज कराते हैं कूड़ा जो आसपास इसकी स्टेप मैं आपको बताता हूँ। अब मान लो किसी एक तालाब है जिसमें वाटर हायसिंथ है, जलकुंभी, शोक समुंदर जिसको हम कह देते हैं, कचरा भी है, सीवेज भी है, एंक्रोचमेंट भी है, मिट्टी भी भरी हुई है, सिल्ट भी भरी हुई है। तो उसको होता क्या है कि मान लो पहले एक पॉइंट हमने आइडेंटिफाई किया, उसका प्रपोजल बना के हमने कॉर्पोरेट्स को पिच किया या किसी स्पॉन्सर को पिच किया, वहाँ से हमें एश्योरेंस मिला कि वी विल सपोर्ट यू फॉर दिस फाइनेंशियली। फिर ग्राम प्रधान या वहाँ की लोकल गवर्नमेंट बॉडी को पिच करते हैं, है ना, कि भाई हम ये करने जा रहे हैं, आप एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट आपको करना। फिर एक ट्राईपार्ट एग्रीमेंट साइन होता है जिसमें मैं एक एनजीओ हूँ, मेरा काम है एग्जीक्यूट करना, वहाँ पे लोकल गवर्नमेंट बॉडी, पंचायत, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, नगर पालिका, वॉटेवर, उनकी क्या क्या जिम्मेदारी है, और एक जो हमें स्पॉन्सर कर रही है पार्टी, उसकी क्या जिम्मेदारी है ना। तो उस तरह का एक ट्राईपार्ट या सिंपल एग्रीमेंट साइन होता है, उसके बिहाफ पे रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज आती है ताकि आपके काम में रुकावट ना आए बाद में। उसके बाद उसको मान लो जलकुंभी निकाली, कचरा साफ किया, सीवेज ड्रेन आउट किया, खुदाई करी, चारों तरफ पाथवे बनाया, फेंसिंग की, पेड़ लगाए, वो सारी चीज़ें जो एक तालाब में करनी चाहिए वो सारी चीज़ें हम करते हैं। लोगों को अवेयर किया, वहाँ पे कम्युनिटी मीटिंग्स की, लोगों से उस बारे में बात की, बेसलाइन एक सर्वे किया वहाँ पे, फिर बाद में एक इम्पैक्ट असेसमेंट किया कि हमारे काम से क्या इम्पैक्ट पड़ा है वहाँ पे। सो दीज आर द स्टेप्स वी डू फॉर। ओके, अच्छा, गांव और शहर के जो तालाब हैं वो तो अलग होते होंगे। मुझे लगता है जो शहरों में तालाब हैं वो ज़्यादा पॉल्यूटेड, ज़्यादा गंदे होते होंगे, और तालाब कनेक्टेड तो होते नहीं किसी वाटर बॉडी से, होते हैं? नहीं, देखिए, अगर जब तालाब प्रॉपर टिपिकल रूरल विलेज में आप जाएंगे ना, वहाँ पे आप देखेंगे सारे तालाब एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, मतलब अच्छा। उस आसपास के एरिया के, क्योंकि वो तालाबों का वैसे ही हुआ है कि ज्योग्राफिकल कंडीशन उस
एरिया की जैसी होगी, यहाँ तालाब, ओवरफिल होगा तो यहाँ तालाब, ओवरफिल होगा तो यहाँ तालाब, ऐसे वो कनेक्टेड होते हैं वो सारे। अच्छा। एक दूसरे से भरते हुए चले जाते हैं। बट ये क्या है कि जहाँ जहाँ पे अर्बनाइजेशन हुआ है, सबसे पहले उनका वो लिंकेज ब्रेक डाउन कर दिया जाता है। बीच में से कोई सड़क निकल गई, कोई दीवार बन गई, तो अब क्या वो आइसोलेटेड हो जाते हैं, है ना। अब वो पानी अगर ज़्यादा आ गया तो वो ओवरफिल होगा, ओवरफिल होके घरों में जाएगा। अच्छा, जैसे शहर और गांव की आपने बात की, तो शहर में और गांव के बीच में भी एक इंडिया में एक नया कॉन्सेप्ट है, रूअर्बन एरिया या पेरी अर्बन जिसको हम कहते हैं। ऐसे एरिया जो ना गांव बचे हैं ना शहर बचे हैं। जैसे आप नोएडा, ग्रेटर नोएडा के आसपास के कुछ गांवों को देख सकती हैं। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल डासना हो गया, है ना, फॉर एग्जांपल आसपास नोएडा के आसपास के गांव हो गए या नोएडा के गांव हो गए, है ना। तो वो ना तो शहर है ना गांव है, वो शहर और गांव के बीच की एक जगह बन गई है, जिनको हम कहते हैं पेरी अर्बन एरिया। पेरी अर्बन में सबसे ज्यादा हालत खराब है, क्योंकि अगर शहर बन जाता तो एटलीस्ट फंड्स उतने सारे होते कि उन चीज़ों को डेवलप कर लेते, या वो चीज़ें डेवलप हो जाती। रूरल होता तो वहाँ पे ग्राम पंचायत होती या एक पूरा सिस्टम होता। तो ना ग्राम पंचायत बची है ना शहर बचा है, वो बीच की एक एरिया बच गई है। वहाँ पे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नाम की कोई चीज़ है ही नहीं, क्योंकि शहर होता तो कम से कम गाड़ी डोर टू डोर आ जाती। हाँ। गांव होता तो उतना वेस्ट जनरेट नहीं होता या खेतों में चला जाता, लेकिन वहां पे दोनों ही चीज नहीं है। तो सबसे ज्यादा हालत खराब पेरी अर्बन एरियाज में है, जो शहर के आसपास के या सिटी के आसपास के गांव है, उनमें हालत खराब है। ना सॉलिड वेस्ट है, और जो वाटर बॉडीज का लिंकेज है वो भी ब्रेक डाउन हो गया है। प्लस वहां पे समरसेबल सबके घर पे लग गए हैं, एक स्विच दबाते हैं पानी पानी हो जाता है। तो वो सारे इशू हैं। तो सबसे ज्यादा हालत खराब पेरी अर्बन एरियाज में है। ओके। अच्छा रामवीर, कौन सा सबसे पहला आपका पॉन्ड रेस्टोरेशन हुआ जिसने आपको एक पहचान दी बड़ी? सबसे पहले तो देखो मैंने अपने गांव में ही ट्राई किया था। अच्छा। बट मैं फेल हो गया था। दूसरा फिर पड़ोस के गांव में मैंने किया था, डाबरा में। वहाँ हम बहुत अच्छा कर पाए थे उसको। उसके बाद से हमें थोड़ा सा लोगों ने पहचानना शुरू किया था। तो आपकी बात मन की बात तक कैसे पहुंची? तब तक काफ़ी फेमस हो गया था आपका ये कैंपेन। एक्चुअली ये सच में एक बहुत आश्चर्यजनक की बात थी कि वहाँ तक बात पहुँची। अदरवाइज तो अब सोचिए, मैंने 2020 में तो एनजीओ रजिस्टर कराई है, 2021 में मोदी जी तक पहुँच गई थी बात। तो वो हुआ क्या था कि मैं कर तो रहा 2016 से, ये है ना, 2016 से, लेकिन मैं एज एन इंडिविजुअल या यू कैन से जो अपने इंडिविजुअल कैपेसिटी में फ्रीलांस की तरह जो करते हैं, तो फ्रीलांस की तरह मैं इसको कर रहा था। बट वो दूसरी एनजीओज के लिए मैं जो साइट सुपरवाइजर की भी काम करता था, प्रोजेक्ट मैनेजर का भी काम करता था, या अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में करता था। तो वो चीज़ें, और सोशल मीडिया पे उसको अपलोड भी करता था, तो एक पहचान बन चुकी थी। दूसरा, उन दिनों में गाजियाबाद में हम काम कर रहे थे, और कुछ वहाँ से फिर ये चीज़ें जानी हुई थी। तो जैसे गवर्नमेंट ऑफिसर्स आते थे काम को देखने के लिए, मिनिस्ट्री से भी काफ़ी लोग आए काम को देखने के लिए। तो मुझे जो लगता है कि जो मिनिस्ट्री से लोग आए थे काम को देखने के लिए, उनको बहुत अच्छा लगा, और उन्होंने फिर वहाँ पे ये चीज़ें पहुँचाई। तो हम अपने दर्शकों को ये बात बता दें कि रामवीर को पॉन्ड मैन ऑफ इंडिया का जो खिताब मिला है, ये खिताब के पीछे बहुत बड़ा कारण शायद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात में जिक्र किया रामवीर जी का। तो एक्चुअली ये बहुत बड़ी चीज़ है कि किसी भी देश के बड़े ओहदे पे बैठा हुआ व्यक्ति जब आपको रिकमेंड कर रहा है, बिल्कुल, तो आपको बहुत तेजी से पहचान मिलती है और एक वैलिडेशन मिलता है। तो डेफिनेटली उसका बहुत बड़ा हाथ आपकी फेम में रहा होगा। बिल्कुल, माननीय प्रधानमंत्री जी का देखिए एक तरह से वो प्रमोशन था। हाँ, है ना, कि आप जैसे जॉब में प्रमोशन मिलता है आपको, तो जहाँ हम एक डिस्ट्रिक्ट में कर रहे थे, 2 डिस्ट्रिक्ट में, फिर हम स्टेट्स में करने लगे, नेशनल इंटरनेशनल, क्योंकि वो पूरा ऑल इंडिया में उनका सर्कुलेट होता है वो चीज़ें। तो उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया, और ये कहीं ना कहीं देखिए होना भी चाहिए। आप सपोज करिए कि मैं गांव में नहीं होता, मैं किसी एक बड़े बिजनेसमैन का बेटा होता, तो मेरे पास ना एडवर्टाइजमेंट के टीवी पे चलवाने के लिए, अखबारों में निकलवाने के लिए बहुत पैसे होते, और मैं ये प्रचार करवा सकता था। लेकिन ऐसे मेरी तरह के हजारों लाखों युवा हैं जो गांव में कुछ ना कुछ कर रहे हैं, और उनके पास पैसा नहीं है, और वो गांव तक ही सीमित रह जाते हैं।
अब सोचिए माननीय प्रधानमंत्री जी अगर उसका प्रमोशन कर दे, है ना, तो ना तो फिर कोई बॉलीवुड स्टार बचता है ना कोई बचता है, तो सब अपने आप में ही प्रमोशन हो जाता है। सच बात है ये। तो जिसको कहते हैं जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है, तो उस तरह से ये होता है। नहीं, ये तो बहुत ही अच्छा हुआ है एक्चुअली। और सच बात है कि अच्छे काम जब तक लोगों की नज़र में ना आए पता ही नहीं चलता है। अच्छा रामवीर, आपने कुछ कैंपेन्स बनाए होंगे अपने इसको आगे ले जाने के लिए, जैसे एक आपका सेल्फी विद पॉन्ड करके कैंपेन है, उसके बारे में बताइए कुछ। एक्चुअली ये 2018 में हमने शुरू किया था सेल्फी विद पॉन्ड, और इसका उद्देश्य ये था कि हम आसपास के जो भी तालाब हैं उनको हम कैसे आइडेंटिफाई करें, या ऐसे युवाओं को हम कैसे अपने साथ जोड़ें जो तालाबों के बारे में वैसा ही सोचते हैं जैसा हम सोचते हैं, या उनके अंदर इतनी हिम्मत हो कि वो तालाबों तक जा सकें। तो हमने ये कैंपेन शुरू किया था 2018 में। और हमें ये लगा था कि डिस्ट्रिक्ट में 10, 15, 20 तालाब हमें मिल जाएंगे, लेकिन हम बहुत सक्सेसफुल रहे उसको एक बड़े स्तर तक ले जाने में। और हमें लगभग 28 स्टेट से लोगों ने सपोर्ट किया। 10,000 से ज़्यादा सेल्फीज हमारे पास आने लगे। ऑल ऑफ द स्टेट्स ऑफ इंडिया, स्टेट्स कवर्ड। कई 9 अलग अलग देशों से लोगों ने सेल्फी भेजना शुरू किया, तो दैट गॉट वायरल दैट टाइम। और हमें उससे बहुत सपोर्ट मिला, है ना। बहुत सारे लोगों ने स्टोरीज शेयर की कि मैं नोएडा में रहता हूँ, मैं आपका कैंपेन सपोर्ट करने के लिए आज मैं निकला बाइक से कि कोई तालाब मिलेगा सेल्फी भेजूंगा, यहाँ कोई तालाब ही नहीं बचा। बहुत सारे लोगों ने ऐसी स्टोरी शेयर की कि मैं गुड़गांव में रहता हूँ लेकिन मैं हूँ यूपी के किसी डिस्ट्रिक्ट गांव का, इस बार मैं छुट्टी आया हूँ, और मैं जब छुट्टी आया था तो मेरे दिमाग में यही था कि रामवीर के कैंपेन को सपोर्ट करूंगा मैं जाके, सेल्फी विद पॉन्ड को। लेकिन यहाँ तो अब तालाब ही नहीं है, वो तालाब खत्म हो गया, या वो तालाब लैंडफिल साइट बन गया है। सो इस तरह की हॉरिबल स्टोरीज लोगों ने शेयर की, और हमारा मकसद भी पूरा हुआ कहीं ना कहीं कि लोगों को पता चलना चाहिए कि समथिंग इज रॉन्ग। एक्चुअली ये सोशल मीडिया का सदुपयोग भी कह सकते हैं, ये पावर ऑफ सोशल मीडिया यही तो है। तो बहुत सारे लोगों ने हमसे पूछा कि अब नेक्स्ट क्या करें, क्योंकि हमें तो बहुत बुरा लग रहा है। आपका कैंपेन के लिए अगर नहीं जाते तो हमें पता भी नहीं चलता कि स्थिति इतनी बुरी है गाँव में। तो हमने उनको गाइड किया कि भाई आप प्रधान को लिखिए, आप RTI डालिए, आप कंप्लेंट करिए, आप एक ग्रुप बना के लोगों को बताइए, या एक इस तरह से करिए। तो बहुत सारे तालाब हम उस कैंपेन की वजह से कर पाए थे। तो ये एक कैंपेन था, बहुत सारे लोगों ने उसको सपोर्ट किया। जल चौपाल एक कैंपेन है। जल चौपाल में हम गाँव के लोगों के साथ जाके बात करते हैं कि भाई पहले पानी इतना ऊपर था, ग्राउंड वाटर लेवल अभी नीचे चला गया, क्या रीजन है, कैसे हम फ्यूचर क्या है हमारा, उस तरह की बातें करते हैं ताकि लोगों को पता चले कि हाँ समथिंग इज रॉन्ग। अच्छा, ऐसे अवेयरनेस आ रही है काफी लोगों में? अवेयरनेस आ रही है, देखिए, लेकिन अवेयरनेस जो है ना मेजरेबल चीज नहीं है। नहीं, एक्चुअली मुझे लगता है गांव में भी सबमर्सिबल तो आजकल हर घर में ही हो रहे हैं, बोरिंग हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो इसका क्या आपने इतने सारे एनालिसिस के बाद क्या आपको समझ आया, कैसे कम किया जा सकता है इसको, मतलब ग्राउंड वाटर लेवल बढ़ाने के लिए? आप अवेयरनेस कर लेंगे ना, आप गांव में अगर 5,000 की आबादी है तो 5 लोगों से ज़्यादा अवेयर नहीं कर पाएंगे आप, है ना, क्योंकि अवेयरनेस का प्रोसेस बहुत स्लो है। जब हमारी बुद्धि खराब होती है तो 100-200 साल लेती है ना, धीरे धीरे चीज़ें खराब होती हैं। आप सोचे कि आज मैं गया हूँ अवेयर हो जाएंगे लोग, इम्पॉसिबल है ना, वो धीरे धीरे ही वापस चीज़ें अंडू होती हैं, है ना। तो वो एक बहुत स्लो प्रोसेस है। जैसे मैं स्वच्छ भारत मिशन की बात करूं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, मोदी जी को, सबको पता है कि चीज़ें एकदम से नहीं बदलेंगी, है ना। अभी तो हम ओपन डेफिकेशन पे ही खड़े हैं। अच्छा, आप इसके एम्बेसडर भी हैं? मैं गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट के लिए, गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट के लिए। तो सबसे पहले तो देखो दुनिया कहाँ पहुँच गई है। अभी हम सिर्फ लोगों के सामने पिछले 15 साल से यही हाथ जोड़ रही है भारत सरकार की ओपन डेफिकेशन नहीं करना चाहिए। फिर भी देखो 15 साल में बदलाव आया है ना। अभी बहुत सारे गाँव में शौचालय भी बन गए। तो 1-2 साल का नहीं हो सकता। ये तो ओपन डेफिकेशन तो बहुत सीरियस इशू है। फिर भी चाहे हम कह दें कि अभी ओपन डेफिकेशन फ्री हो गया इंडिया, लेकिन हमें पता है हम गांव में काम करते हैं तो कितना अभी भी बचा हुआ है ना। पैर रखने के लिए जगह नहीं मिलती बहुत सारे तालाबों के आसपास, उतना ओपन डेफिकेशन है आज भी। नहीं, एक्चुअली जो शहरी तबका है वो तो बिल्कुल अनजान है इस दूसरी तस्वीर से भारत की। हाँ, वही मैं तो कह रहा पता ही नहीं है। तो ये, लेकिन इसमें हम ना तो सरकार की गलती बता सकते हैं,
ना इसका मिशन का फेल करना। अगर इससे 50% भी चेंज हुआ है, 80% भी चेंज हुआ, तो बिग थिंग। और ये कितने अच्छे माइंडसेट के साथ शुरू हुआ है। समय की जरूरत थी ये चेंज करना, और जितना बचा है वो अब सरकार को पता है कि अब जो चेंज होगा ना वो समय के साथ चेंज होगा। अब आप इसको फोर्स नहीं कर सकते। लेकिन जब कोई भी चीज चेंज होती है तो उसके अच्छाई और बुराई दोनों होती है। अब गाँव में आप एक देखेंगे कि गाँव में जो है वेस्ट वाटर की नाम की कोई चीज नहीं थी। जो हेडपंप लगा हुआ है, हेडपंप के सामने एक गड्ढा है, हेडपंप से पानी निकालते तो वहां भर जाता था, या घर में खेती में चला जाता था। नालियों की जरूरत ही नहीं, नालियों में कभी पानी गया ही नहीं वो। अब क्या है, लेकिन अब सेप्टिक चैम्बर्स बन गए, उनका फ्लो कहाँ जाएगा जब वो पानी निकलेगा वहां से। अब समरसेबल लग गए हैं, अब मोटर लग गई हैं, तो अब क्या है वो पूरा जाता है तालाबों में, वहां से फिर तालाबों के मरने की शुरुआत। अच्छा, गांव में आरओज हैं लगे हुए? हर गांव में, हर घर में रूरल गांव, दूर दूर के गांव में भी देखिए। और आरओ से तो इतना ज्यादा पानी बर्बाद होता है, वेस्ट होता है पानी के। और ज्यादातर लोग आरओ को लोगों ने ना एक तो कंपलसरी समझ लिया है, और एक थोड़ा सा वो भी समझ लिया है कि तुम्हारे घर में आरओ है कि नहीं है। सोशल स्टेटस नहीं, और ऊपर से लोग एक्चुअली इस चीज को समझ ही नहीं रहे कि जो पानी वेस्ट हो रहा है उसे आप पोछा लगाना, बर्तन मांजना, इन सब चीजों में यूज करें। उसकी इतनी वो कौन उठाए? कोई नहीं उठाता, ये सच बात है। चीजें हैं। अच्छा रामवीर, अभी आपका फाइनेंसेस आप कह रहे हैं सीएसआर के थ्रू आ गया, कुछ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के थ्रू आता होगा आपको। इसके अलावा क्या आपने कोई अपना एनजीओ या सोसाइटी कुछ बनाई है? बिल्कुल, हमारी एनजीओ का नाम है से अर्थ। ये 2000 से SAY से अर्थ, ये 2020 15 जनवरी 2020 को हमने रजिस्टर कराई थी। अच्छा। और अब इसको 5 साल हो जाएंगे अगले महीने में। अच्छा। और इसके थ्रू हम क्राउड फंडिंग से हमें बहुत सपोर्ट मिलता है। हम कोई भी तालाब जैसे हमें गंदा मिला तो हम लिंक्डइन हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टा हो गया, उस पर पिक्चर्स अपलोड करते हैं कि हम ये वाला तालाब अभी करने जा रहे हैं, एंड वी नीड योर सपोर्ट। अच्छा। क्योंकि अगर होगा तो मशीन की भी जरूरत पड़ेगी, लेबर की भी जरूरत पड़ेगी, मैन पावर की भी जरूरत पड़ेगी, तो कहाँ से आएगा? हम मैन पावर को तो नहीं बोल सकते मजदूरों को कि सोशल वर्क करो। दिस इज ट्रू, है ना? तो वो पैसा की हमें जरूरत पड़ती है, तो हम जो है लोगों को रिक्वेस्ट करते हैं, वहां से क्राउड फंडिंग होता है, या कई बार कॉर्पोरेट आ जाते हैं कि वी विल सपोर्ट यू। अच्छा। तो वो एक साथ हमें सपोर्ट कर देते हैं। ओके। तो यही सिर्फ रास्ते हैं जहाँ से हमें फाइनेंशियल सपोर्ट मिलती है। नहीं, एक ये सवाल पे मेरे दिमाग में आता है कभी, जैसे जितने भी लोग सोशल वेलफेयर के लिए काम करते हैं, एनजीओज हैं। अच्छा, एनजीओज, सोसाइटीज और ट्रस्ट, ये एक ही जैसी बॉडीज हैं? हाँ, मतलब एनजीओ अपने आप में कोई ऐसी कोई चीज नहीं होती है। एनजीओ किसी ना किसी रजिस्ट्रेशन अलग नहीं होता? नहीं, एनजीओ का कोई ऐसा रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। अच्छा, जो ट्रस्ट और सोसाइटीज हैं, ट्रस्ट, सोसाइटी और सेक्शन 8 कंपनी, 3 तरह की ऐसी ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर होती है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को ही एनजीओ कहते हैं। हाँ, तो ये एक्चुअली ये नॉलेज मैं चाहती थी कि दर्शकों के साथ शेयर की जाए। एक तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के वो बने हुए हैं, नॉर्म्स बने हुए हैं कि भाई किस तरह से आप इसको मतलब अगर कोई सोसाइटी, ट्रस्ट सेटअप करना चाहते हैं तो इसका मतलब यही है कि वो सोशल वेलफेयर के लिए उनका एक एनजीओ जैसी बॉडी बन गई है। यस। और दिस इज ऑल्सो ट्रू, एक बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि जितना भी सोशल सर्विस है या एनवायरनमेंट का प्रोटेक्शन है वो एनजीओज का काम है। ये एनजीओज का काम नहीं है, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। और ये भी लोगों को सोचना चाहिए कि एनजीओज बिना पैसे के काम करेंगी कैसे। और अभी जैसे रामवीर ने बहुत अच्छी बात कही कि जो लोग काम कर रहे हैं एनजीओज के साथ, सपोज मेरा एक ट्रस्ट है जिसके अंडर में मैं एक स्कूल चलाती हूँ, जो लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं वो सोशल सर्विस करने नहीं आए, उनमें से बहुत कम लोग, उनको तो सैलरी चाहिए, तो वो सैलरी कहाँ से आएगी? इसलिए एनजीओ को सेल्फ सस्टेनेबल बनाने के लिए क्या होने चाहिए उपाय, कुछ शेयर करेंगे आप रामवीर? बिल्कुल, देखिए एनजीओज के पास जब तक खुद को रन करने के लिए एक सेटअप या इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लोगों को सैलरी देने के लिए फंड नहीं होगा तो वो नहीं चल पाएंगे। और इंडिया में 70 से 80% एनजीओ जैसी हैं जो बंद हो जाती हैं क्योंकि उनको फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिलता कहीं से। असल में लोगों के दिमाग में वही धारणा है ना, एनजीओ है
ये करें दान, वो दान कहाँ से करें, वो पैसा कहाँ से लाएं, हाँ, इस पे नहीं सोचता हाँ, है वही कोई। मैं कह रहा हूँ, एनजीओ सिर्फ माध्यम है ना। एनजीओ के खुद के पास कोई मशीन नहीं है, वो तो सिर्फ एक माध्यम है। कई बार हमसे लोग बोल देते हैं कि आप पेड़ लगा दीजिए, हम बोलते हैं कि भाई पेड़ दे दो और खाद पानी या तो दे दो या पैसे दे दो, तो वो कहते हैं कि आप तो एनजीओ हैं। नहीं, ये चीज भी दर्शकों को बताने की जरूरत है कि जिसने एनजीओ रजिस्टर किया वो इंसान सिर्फ इतना जरूर कर सकता है कि अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट ना रखे। हाँ, लेकिन जो उसकी टीम है उसे शेयर भी चाहिए, उसे सैलरी भी चाहिए, उन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, इक्विपमेंट्स चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर आपका कोई ऑफिस है तो वो भी रेंट देना ही देना ऑब्वियसली उसको रन करने के कोई ऐसा नहीं मिलेगा इंसान कि आप तो एनजीओ चलाते हैं, चलो आपसे रेंट नहीं लेंगे, है ना। लिए। ये सच या है, ऐसा पेट्रोल कोई पंप पे नहीं मिलेगा। जाएंगे तो वो भी नहीं बोलेंगे कि आप तो एनजीओ चलो ऐसे ही डाल देते हैं। वो सारी चीजें हैं, तो उसके लिए आपको फाइनेंशियली सस्टेनेबल होना ही होना पड़ेगा। और उसके लिए तरीके यही हैं कि भाई आप क्योंकि आप सर्विस तो नहीं दे सकते, भाई आप बोलें कि नहीं मैं तो ये बना रहा हूँ, कुछ चेयर बना रहा हूँ, मैं तो कुछ बना रहा हूँ, मैं इसको बेच के सेल्फ सस्टेनेबल है, वो तो कंपनी का काम है ना। एनजीओ का मतलब यही है कि आपको समाज सपोर्ट करेगा। अगर मैं समाज के लिए काम कर रहा हूँ तो समाज ही मुझे सपोर्ट करेगा। This is true. दूसरा तरीका ये है कि आपको कॉर्पोरेट्स ही सपोर्ट कर सकते हैं, तो वहां से ही फिर आपको अपने आप को एक सेल्फ सस्टेनेबल बना सकते हैं। अच्छा, आपको न सिर्फ हमारे प्रधानमंत्री जी ने, आपको हमारे प्रेसिडेंट ने, रामनाथ कोविंद जी ने भी आपका नाम लिया है अपने एक दो आयोजनों में, और प्रधानमंत्री की, ये हमारे मुख्यमंत्री की तरफ से भी आपको इनवाइट्स आते हैं या सपोर्ट कुछ मिलती है? माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कई बार सम्मानित किया है। अच्छा। और उनके जो अधिकारी गण होते हैं जो उत्तर प्रदेश सरकार से, उनसे भी काफ़ी सपोर्ट मिलता है, क्योंकि जब तक आपके पास एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट नहीं होगी तो आप गांव में कैसे काम कर पाएंगे। आपको एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट तो चाहिए। तो उत्तर प्रदेश सरकार उसमें मामले में बहुत अच्छी है। तो मतलब अब ये कहें कि आपका जो कैंपेन है वो इस लेवल तक तो पहुंच गया है कि आप अगर कहीं भी काम करने खड़े होते हैं तो आपको फाइनेंस लेवल पे और हर तरह से बिल्कुल पहचान भी मिलती है, सपोर्ट भी मिलती है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा रामवीर, ये आपका हो गया एक पर्सनल प्रोफाइल, और ये अब अच्छे से इस्टेब्लिश हो गया, बहुत सारे एसोसिएट हो गए होंगे, कॉर्पोरेट हाउसेस भी, कंपनीज भी आपके साथ, बच्चे भी आते होंगे आपके पास एनजीओ में? बहुत सारे बच्चे आते हैं इंटर्नशिप करने के लिए, इंटर्नशिप करने आते हैं। अच्छा, तो मैं अब ये पूछना चाहती हूँ कि फैमिली में आपकी कौन कौन है? फैमिली में मम्मी पापा हैं, भाई भाभी हैं, उनके बच्चे हैं 3, और मेरी बीवी है और हमारे 2 बच्चे हैं। अच्छा, कितने बड़े बच्चे हैं आपके? बच्चे मेरे एक 6th क्लास में है बेटा 2nd क्लास में। अच्छा, तो एज अ पेरेंट आप अपने बच्चों को एनवायरनमेंट के लिए, वैसे तो वो आपको देख के काफ़ी जागरूकता उनमें ऑब्वियसली आ ही गई होगी, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन फिर भी जो छोटे बच्चे हैं या स्कूल लेवल के, बड़े बच्चे हैं कॉलेज वाले, वो तो समझते हैं चीज़ें, छोटे बच्चों को कैसे अवेयर किया जाए एनवायरनमेंट के लिए? छोटे बच्चों का तो देखो यही है कि मुझे बहुत दुख होता है कि वो जिस तरह से हमने नेचुरल रिसोर्सेज को एंजॉय किया है वो शायद नहीं कर पाए। वो नहीं कर पाए, राइट, है ना। उनको तालाब देखने के लिए शायद बहुत दूर ट्रेवल करना पड़े, जिसको हम सच में तालाब कहते हैं, क्योंकि शहर में तो तालाब जैसे बचे नहीं है। तो ये अब हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम बच्चों को एटलीस्ट वो छोड़ के जाएं जो हमने यूज किया है, जिसको हमने एंजॉय किया, अब नेक्स्ट पीढ़ी भी उसको एंजॉय करे। तो ये हमारी एक तरह से जिम्मेदारी बनती है। और क्योंकि भविष्य बच्चों के हाथ में है, तो हम बच्चों, स्कूलों में मैं बहुत जाता हूँ, कॉलेजों में मैं बहुत जाता हूँ, बच्चों को अवेयर करने के लिए, उनको तालाबों की स्टोरी सुनाने के लिए कि कितने सुंदर तालाब हुआ करते थे। अभी हमारी जिम्मेदारी बनती है कि तालाबों पे आप कम से कम, और यही बच्चे मान लो कल को किसी कंपनी में मैनेजर है, कहीं पे इंजीनियर है, कहीं पे डॉक्टर है, तो यही अगर आज उतने ज़्यादा अवेयर हो जाएंगे, उतने अच्छे से अवेयर हो जाएंगे, तो शायद कोई भी डिसीजन लेने से पहले सोचेंगे, जो कि एनवायरनमेंट के फेवर में नहीं होगा। क्योंकि आज चाहे वो आर्किटेक्ट्स हैं, इंजीनियर हैं, किसी कंपनी का मालिक है, कौन कर रहा है? हम ही लोग तो कर रहे हैं इन सारी चीज़ों को खराब। चाहे पेड़ काट के बिल्डिंग बना देना, पूरा कंपनी का ड्रेन आउट कर देना, तो वो भी बच्चे ही थे कभी। अगर उस तरह की अवेयरनेस होती तो शायद आज उस तरह के डिसीजन ना लेते। तो अब जो बच्चे, अब जिम्मेदारी बनते कि उनको अवेयर करें ताकि उस तरह के डिसीजन ना लें। एक्चुअली आज के बच्चे आप पूछें तो स्विमिंग पूल तो सब जानते हैं,
लेकिन हाँ, तालाब तालाब नहीं जानते कोई हैं। बच्चा नहीं वो जानता। तो देखो टाइम के साथ है, और ये बहुत सैड थिंग है सैड ना, थिंग क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेज हैं ये। आप जैसे बाली है, बाली देश में मैं गया नहीं हूँ, इंडोनेशिया लेकिन में। जो लोग जाते हैं वो कहते हैं कि वहाँ पे अब भी सिंगल स्टोरेज मकान है सारे। आई हैव बीन टू बाली। हाँ, बहुत सुंदर है वैसे, बहुत देखने सुंदर में। है, लेकिन और ऐसा कुछ नहीं है कि जो यहाँ पे नहीं था पहले। अब आप देखिए ना सोशल मीडिया पे जो बड़े वाले वो झूले हैं बाली के, हाँ, आप हाँ, हाँ, तो ये यहाँ पर, या चाय के बागान आप आसाम में देख वही लीजिए, हाँ। बहुत है वहाँ पे, लोग राइस फील्ड्स लोग वो चीजें देखने के लिए जा रहे हैं जो हमने ऑलरेडी देखी ऑलरेडी हुई है। देखी अब हुई उसके लिए विदेश ट्रेवल करना पड़ रहा है ना। नहीं, एनवायरनमेंट से छेड़छाड़ ने खैर बहुत बुरा किया है हम सब लोगों के साथ, और इट्स अ हाई टाइम अवेयरनेस पे बात करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बिल्कुल। और जितना ज़्यादा अब एनवायरनमेंट साइंस जो है, मुझे लगता है साइंस से भी ज़्यादा ज़रूरी है कि एनवायरनमेंट साइंस हमारे बच्चे पढ़ें, क्योंकि साइंस से भी ज़्यादा इस्तेमाल है एनवायरनमेंट साइंस का। तो रणवीर से मिलके और बातें करके आज दर्शकों ने सबसे पहली चीज़ जो जिससे मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होती हूँ, जब आजकल आप बच्चों को देखिए, या जब कहते हैं ना कि कुछ नहीं कोई कर पा रहा है तो वो सबसे ज़्यादा दोष दे देते हैं लोग कि हमारी परिस्थितियाँ ऐसी थी। और मैं काफ़ी लोगों से आजकल, ऐसे लोगों से मिलती हूँ जो बिल्कुल ग्राउंड से उठ के आए हैं। आप रणवीर की स्टोरी से ये देखा होगा आपने कि वो खुद एक सरकारी स्कूल में गांव के पढ़े हैं, और आप सब जानते हैं कि सरकारी स्कूलों का तो शहरों में भी इंफ्रास्ट्रक्चर उतना बढ़िया नहीं है, लेकिन वहां से निकल के एक सोच, जो कंटेम्प्रेरी सोच है, जो ज़रूरत है आज की और जो जिम्मेदारी है हम सबकी, उस सोच को अपने जीवन का लक्ष्य बना लेना, तो ये हम सभी को रणवीर जी से सीखना चाहिए। स्पेशली हमारे यूथ को और हमारे बच्चों को ये चीज़ सीखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और जिस तरह का काम वो कर रहे हैं, तो कितने पॉइंट्स आज तक आप रेस्टोर कर चुके हैं रणवीर? ऑलमोस्ट एक सेंचुरी। रियली? हाँ, अच्छा, और कितने स्टेट्स में? अभी हम 6 स्टेट्स में काम कर रहे हैं। 6 स्टेट्स में? यस। अच्छा, कौन कौन सी? अभी हरियाणा में है, राजस्थान में है, उत्तराखंड में है, कर्नाटका में है, गुजरात में है, छत्तीसगढ़ में है। तो 100 से ज़्यादा आप पॉइंट्स को रेस्टोर कर सकते हैं। अच्छा, रेस्टोर करने के बाद क्या फ़र्क आता है? खूबसूरत दिखते हैं या कुछ प्रोडक्टिविटी उनकी बढ़ती है एरिया के लिए? तालाबों को रिजुवनेट करने का, रेस्टोर करने का जो पर्पज है वो ये है कि जिस पर्पज के लिए वो बने थे उसी पर्पज के लायक रेस्टोरेशन ऑफ वाटर वो फुलफिल कर पाए। अच्छा, किसके लिए बने थे? कि ग्राउंड वाटर रिचार्ज के लिए बने थे, पोर्टेबल वाटर के लिए बने थे, रेन वाटर को हार्वेस्टिंग करने के लिए बने थे, बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट करने के लिए बने थे, ह्यूमन काइंड को सपोर्ट करने के लिए बने थे। तो अगर ये तालाब कोई फुलफिल कर रहा है सारी चीजें, तो दैट हैज बीन रेस्टोर्ड बैक टू देयर लाइफ। तो ये तो रिजल्ट आपके पास आया होगा कि उस लेवल का वाटर लेवल, उस एरिया का वाटर लेवल बढ़ा। कि देखो, जब इम्पैक्ट असेसमेंट होता है तो वो निकल के आता है। मान लो जैसे कोई बॉडी है, वाटर बॉडी है, तो जब वो रिजुवनेट करने से पहले ये सारी चीजें उसकी एक डेटा कलेक्ट किया जाता है कि यहाँ पे ग्राउंड वाटर लेवल कितना है, यहाँ पे आबादी कितनी है, उन लोगों के पूरे एक टेस्टिमोनियल रिकॉर्ड किए जाते हैं, और कितने लोग बीमार रहते हैं आसपास, कितनी बर्ड्स इसमें देखी जाती हैं, कितने फिशेस हैं, कितने टर्टल्स हैं, वो सारी चीज़ें हैं। जब वो रिजुवनेट हो जाता है 1 साल बाद, फिर इम्पैक्ट असेसमेंट किया जाता है, फिर से उसी एक्सेल शीट में जाते हैं और फिर से लोगों के टेस्टिमोनियल लेते हैं, फिर से वहाँ पे वो सारी चीज़ देखते हैं। तो उससे ये भी पता चल जाता है कि हमारा काम से पॉजिटिव इम्पैक्ट आया कि नेगेटिव इम्पैक्ट आया। एनालिसिस, है ना? ये जरूरी नहीं है ना कि मैं जो भी काम कर रहा हूँ मैं सक्सेसफुली हो जाऊँ, हो सकता है फेल हो जाऊँ मैं, और ऐसा होता है कई बार। अच्छा, कि हमने कोई पॉन्ड रेस्टोर किया है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो लाइफ टाइम वैसा ही रहे। बहुत सारे तालाब ऐसे हैं जो वापस से खराब होने लगते हैं, क्योंकि 1-2 साल में पॉन्ड रेस्टोर हो सकता है, माइंडसेट रेस्टोर नहीं हो सकता। और मेंटेनेंस का आपको एक शेड्यूल भी बनाना, फॉलो करना पड़ेगा अगर आप उसको ठीक ठाक स्थिति में रखना है। प्रैक्टिकल बात यह है कि मैं भी एक तालाब पे बैठ कर नहीं रह सकता लाइफ टाइम, कि मैंने तालाब रेस्टोर कर दिया अब पूरी लाइफ में इसको मेंटेन करूंगा। नहीं, हमें भी आगे बढ़ना है और सारे तालाब करने हैं,
और लोगों के अंदर, जो मैंने अभी अवेयरनेस की बात करी थी, लोगों के अंदर उतनी तेजी से अवेयरनेस नहीं आती है कि आज रेस्टोर किया तो कल से वो मेंटेन करने लगे, क्योंकि वो खराब 50 साल में हुआ है जाके। एक्चुअली हैबिट्स जो बन गई है ना वो बहुत मुश्किल है। मुश्किल। वही जैसे मैं कह रही हूँ कि ड्राई और वेट वेस्ट पे ही हम लोग अभी कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे। अल्टीमेटली यही होता है, अरे डालो। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ। नहीं होना चाहिए एक्चुअली तो अच्छा, दूसरी चीज हम जो सोचते हैं ना, ज्यादातर जगह पे यही सवाल पूछा जाता है कि आप कैसे इंश्योर करेंगे कि तालाब रेस्टोर हो गया, वो कभी गंदा नहीं होगा। मैं कहता हूँ कि ऐसी दुनिया की कौन सी चीज है कि जिस पे कोई इंश्योर कर सके। मैंने घर बनाया, अब कभी गंदा नहीं होगा। मैंने गाड़ी बना दी, अब कभी खराब नहीं होगी। कोई ऐसी दुनिया की चीज नहीं है जिसको मेंटेनेंस नहीं चाहिए। तो फिर हम तालाबों को क्यों ऐसा कंसीडर कर रहे हैं? हाँ, हम ये जरूर कर सकते हैं कि भाई ऐसा क्या कर सकते हैं कि तालाबों को जो मेंटेनेंस है वो वहीं से आता रहे। मेंटेनेंस तो चाहिएगा। अब उसके लिए क्या कर सकते हैं कि भाई फिश फार्मिंग कर सकते हैं, उसमें लोटस फार्मिंग, सिंगाड़ा की खेती, बोटिंग क्लब, कि अगर किसी को 2 लाख रुपए महीने की इनकम हो रही है तो वो 10,000 रुपए उसको मेंटेन करने में खर्च करे। दैट इज द वे कि उसको कैसे सेल्फ सस्टेनेबल बनाया जा सकता है। कोई ये सोचे कि भाई अब वो नहीं होगा कभी गंदा, तो वो गलत बात। चलिए रामवीर, अच्छा ये जो सवाल मैंने आपसे पूछा था, आपने बताया कि शादी जल्दी हो गई थी। मैं सच में, ये भी एक इंस्पिरेशन वाली बात है। ज्यादातर बच्चे, यूथ ये मान लेते हैं कि शादी एक ऑब्स्टेकल है आपके लक्ष्य को हासिल करने में, और रामवीर उसका एग्जाम्पल है कि शादी के बाद भी जरूरी नहीं है कि ये एक बाधा की तरह काम करे। मेरे ख्याल से तो रामवीर को पूरा सपोर्ट मिला है अपनी फैमिली से, और जिस तरह से आप अपना काम करते होंगे डेफिनेटली वो पूरा सपोर्ट। हाँ, तो शादी के बाद ये सारे सपने भी पूरे किए हैं, अपनी जिम्मेदारी को भी पूरा किया है रामवीर जी ने। चलिए, आज का हमारा ये कॉन्वर्सेशन मुझे लगता है आप लोगों के लिए भी प्रेरणादायी रहा हो। इतनी प्रेरणादायी पर्सनालिटीज को स्टूडियो में बुलाने का पर्पस भी यही होता है कि एक मोटिवेशन आए, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आए, स्पेशली हमारे यूथ पे। और एनवायरनमेंट तो ऐसा विषय है कि सिर्फ यूथ की जिम्मेदारी नहीं है, हम बच्चों को बचपन से सिखाना शुरू करें, और ओल्ड एज के लोग भी अपनी जिम्मेदारी इसमें निभाएं और समझें। ठीक है रामवीर, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम। थैंक यू सो मच दर्शकों, मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट एपिसोड में।